ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 63 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट्स नॉमेरिकल्स थे, क्वेश्चंस और उनके आंसर भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो लास्ट में जो किया था उसका आंसर आपको सेंड करने हैं। जब आपके पास वीडियो पहुँचेगा तो उसको जो है सॉल्व करके उसका जो भी आंसर आएगा वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दोगे। ठीक है, और आज जो है उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वो है आपका जड़त्वीय नियतांक। जड़त्वीय नियतांक क्या होता है? जड़त्वीय नियतांक उसको पहले समझेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है उसको लिखेंगे, क्या करना है उसको, किस प्रकार से होता है वो देखिए। दो प्रकार की गति होती है। अभी जो समझा रहा हूँ वो आपको नोट नहीं करना है, ठीक है, मैं बता दूंगा, जब आपको नोट करना रहेगा जहाँ से वहाँ से मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा कि ये आपका नोट करना है। ठीक है, तो दो प्रकार की गति होती है। हालांकि कई प्रकार की गतियाँ होती हैं, रेखीय गति है, गुणन गति है, ठीक है, त्वरित गति है, कई सारी गति, वृत्तीय गति है ना, कई प्रकार की गति है। लेकिन हम यहाँ पर टू टाइप्स मोशन की बात करेंगे। कौन सी? एक गति होती है रेखीय गति और एक गति होती है घूर्णन गति। तो रेखीय गति में भाई, रेखीय गति का मतलब क्या होता है? इस प्रकार से एक सीधे रास्ते पे सीधी रेखा में जो गति होती है, और घूर्णन गति इस प्रकार से होती है। ठीक है, वृत्तीय गति भी कह सकते हैं। एक घूर्णन गति क्या होती है? एक निश्चित अक्ष के चारों ओर वो गति कहलाती है, उसको बोलते हैं घूर्णन गति। घूर्णन करता है ना कोई भी, ठीक है, एक अक्ष होती है घूर्णन अक्ष, और घूर्णन अक्ष के परितः जो गति होती है चारों ओर, उसको बोलते हैं हम घूर्णन गति। तो एक तो ये गति हो गई आपकी घूर्णन, और एक ये रेखीय गति। तो जब रेखीय गति में एक जो कण है कोई रेखीय गति कर रहा है, उसका द्रव्यमान भी होगा, और जो द्रव्यमान होता है उसको आप जड़त्व के रूप में जानते हैं। आपने न्यूटन का जो पहला नियम है, प्रथम नियम, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो जड़त्व आखिर क्या चीज़ होती है? जड़त्व अगर आप कोई डेफिनेशन अगर आप इसकी सर्च करोगे कि जड़त्व क्या होता है, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो ये होती है, जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण होता है, जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जो उस वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ये जड़त्व की डेफिनेशन, ठीक है। तो जड़त्व को अगर आप सर्च करोगे तो वास्तविक रूप में जड़त्व है क्या? एक गुण है, किसी वस्तु का भौतिक गुण है ये। तो ये जो जड़त्व है वो द्रव्यमान का ही एक रूप है। कैसे रूप है जरा समझिए। जैसे अभी आपके पास छोटा सा ये चौक है, ठीक है, तो इसको अगर इसकी आकृति में हम परिवर्तन करना चाहें तो इस पर हम क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे, और जब फोर्स लगाएंगे ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान कैसा था? कम था। द्रव्यमान कम होने के कारण इसका जो जड़त्व था उसमें इतना गुण नहीं था, या इतनी जो है प्रॉपर्टी उसके पास नहीं थी कि वो जो इन उंगलियों के द्वारा जब इस चौक को तोड़ा गया, तोड़ने में जो बल लगा उस बल का विरोध कर सके। ठीक है, क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या था? कम था। अब सपोज दैट एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये बोर्ड जिस दीवार पे लगा हुआ है, दीवार है, कोई भी दीवार ले सकते हो, उस दीवार की अवस्था में परिवर्तन करना है आपको। अवस्था में परिवर्तन मतलब उसे बल लगाइए आप, और आप करना है। तो आप जब कोई भी दीवार है, अपने घर की किसी दीवार पर बल लगाते रहिए सुबह से लेकर शाम तक, क्या उसकी अवस्था में परिवर्तन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक, क्यों? कारण उसका वहाँ उस दीवार का जो द्रव्यमान है वो बहुत अधिक होने के कारण उसका जो जड़त्व है वो बहुत अधिक है। उसके अंदर जो जड़त्व का गुण है वो बहुत अधिक मात्रा में है, और जब जड़त्व अधिक होगा तो वह जो आप अवस्था परिवर्तन करने के लिए जो बल लगा रहे हो उसका विरोध कर रहा है, अच्छी तरीके से विरोध कर रहा है। क्या है? जड़त्व। किसके कारण जड़त्व अधिक है? क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है। यहाँ जो चौक थी उसका द्रव्यमान क्या है? कम है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, जड़त्व जो है वो द्रव्यमान का ही रूप है।
ठीक है। इनर्शिया और मास सेम थिंग्स, ठीक है। जड़त्व और द्रव्यमान एक ही चीज़ है, यानी द्रव्यमान जड़त्व जो है वो द्रव्यमान का ही एक रूप होता है, ठीक है। तो अब रेखीय गति में जो कार्य द्रव्यमान के रूप में जड़त्व करता है, समझिए, रेखीय गति में द्रव्यमान के रूप में जो कार्य जड़त्व करता है, घूर्णन गति में वही कार्य, घूर्णन गति में वही कार्य जड़त्व आघूर्ण करता है। जड़त्व अलग है और जड़त्व आघूर्ण अलग है। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला रहता है mr²। समझ लीजिए, रेखीय गति में द्रव्यमान के रूप में जो कार्य जड़त्व कर रहा है, अवस्था परिवर्तन का विरोध क्या कर, जो जड़त्व कर रहा है वही कार्य घूर्णन गति में कौन करता है, जड़त्व आघूर्ण करता है, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण का जो मान होता है वो घूर्णन अक्ष के चारों ओर द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। ध्यान रखेंगे, ये सब चीज़ें लिखेंगे भी, लेकिन सिर्फ समझ रहे हैं, है ना। तो रेखीय गति, अब स्टार्टिंग थ्योरी क्या करनी है, रेखीय गति में द्रव्यमान के रूप में जड़त्व जो कार्य करता है वही कार्य घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण का जो द्रव्यमान है, वो जड़त्व आघूर्ण का जो मान है वो घूर्णन अक्ष के चारों ओर द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता है। और लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, जड़त्वीय नियतांक कैसे कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण के भौतिक मान को ही जड़त्वीय नियतांक कहा जाता है। क्लियर हो गया, जड़त्व आघूर्ण के भौतिक मान को ही क्या बोलते हैं, जड़त्वीय नियतांक कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं। देखिए, जड़त्वीय नियतांक रेखीय गति में जो कार्य द्रव्यमान के रूप में वही कार्य घूर्णन गति में वही कार्य घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण के द्वारा किया जाता है। जड़त्व आघूर्ण के द्वारा किया जाता है, ठीक है। याद रखिए, जड़त्व
चारों ओर गूढ़न अक्ष के चारों ओर द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन जड़त्वीय नियतांक क्या है? जड़त्व आघूर्ण के भौतिक मान को जड़त्वीय नियतांक कहा जाता है। जड़त्वीय नियतांक कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। माना एक निकाय n कणों से मिलकर बना हुआ है। माना एक निकाय n कणों से मिलकर बना हुआ है। जिसमें आयनिक कण का द्रव्यमान mi तथा वेग bi है। यदि आयवे कण का मूल बिंदु से स्थिति सदिश तब निकाय का कोणीय संवेग
जे बराबर आर क्रॉस पी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो पूरे निकाय के लिए है और ये जो लिखा है वो किसके लिए है, ये केवल आई वेक्टर के लिए है और उसका समेशन लगा दिया 1 से लेके n। इसको ऐसे लिख सकते हैं, नोट कर लो। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, क्या होगा, ठीक, समेशन एम आई को बाहर रखिए, आर आई बी आई, ठीक है। इस पर क्या डालेंगे, इसको डालो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 डाल दिया इसको। अब रेखीय वेग और कोणीय वेग के संबंध से, रेखीय वेग और कोणीय वेग संबंध से, ठीक है। सदिश बराबर ओमेगा क्रॉस, ठीक है। ये वैल्यू तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा के सफिक्स में आई नहीं लगेगा क्योंकि कोणीय वेग क्या फिक्स रहता है, ठीक है। ये वैल्यू याद रखेंगे समीकरण में। रख दीजिए, क्या होगा, ये आ गया, इसको नोट करो, एक लाइन और चाहो तो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए एक आइडेंटिटी होती है, एक फॉर्मूला होता है, यूँ कह लीजिए आइडेंटिटी कह लीजिए या फॉर्मूला क्या होता है, ज़रा देखिए।
ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला। बाहर बाहर निकल रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इधर लिख देंगे, इसको नोट कर लो आप, है ना। देखो क्या प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखिए, उस प्रॉपर्टी का इसमें यूज़ होगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी कैन एक्सप्लेन दिस टर्म। क्या होगा, ये है प्रॉपर्टी, ओके। सेम फॉर्म में देखो यहाँ पर, ये ए कैपिटल, ये बी और ये सी। एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में हमें पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, वेक्टर आर और ओमेगा को घटकों में तोड़ने पर। आर आई तो होगा ना, ओमेगा का ठीक है, ओमेगा से इन दोनों का देखो यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, अदिश गुणन आर आई डॉट ओमेगा। तो ये आर आई की वैल्यू है, ये ओमेगा की वैल्यू है। इन दोनों वेक्टर फॉर्म से आर आई डॉट ओमेगा निकाल सकते हैं, निकालिए। आर आई डॉट ओमेगा क्या होगा, दिख रहा है।
ठीक है, इधर आ जाएगा एक्स आई ओमेगा एक्स, वाई आई ओमेगा वाई, जेड आई और ओमेगा जेड। भाई आई कैप का आई कैप के साथ हो जाएगा, तो एक्स आई ओमेगा एक्स, वाई आई ओमेगा वाई, जेड आई ओमेगा जेड। ये वैल्यू वापस समीकरण 2 में रखेंगे। नोट करो इसको। इस समीकरण 2 को हमने हटाया है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। उसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, किसकी? आर आई डॉट ओमेगा टी। क्या आ जाएगी? ये ठीक है, ओके। इसके बाद ये रहेगा, ये हमारा ये जो लास्ट में मान निकाला था, उसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद फिर ये लिखना है आपको, ठीक है। ये आ गया। अब हम क्या करें, इसको डालो समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 को ही हम किस में तोड़ देंगे? घटकों में तोड़ देंगे। पूरे समीकरण 3 को घटकों में तोड़ेंगे। ये तो हमने तोड़ दी घटक पहले से, ठीक है। ये बचे हुए हैं और ये। अच्छा, इसको एक सेकेंड, इसको समीकरण 3 ही डालो। एक सेकेंड, एक चीज़, इसका भी तो इलाज कर दीजिए। आर आई डॉट आर आई वैक्टर क्या होगा? आर आई स्क्वायर हो जाएगा। या इसको डालो समीकरण नंबर 3 और इसको आप तोड़ दीजिए, घटकों में विभाजित कर दो। समीकरण 3 दो समीकरण को घटकों में वियोजित करने पर घटकों में वियोजित कीजिए। देखिए क्या होगा, पहले x घटक हो जाएगा, इधर j का हो गया jx, ये सेम रहेगा। इसका क्या हो जाएगा? एक्स आई स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? ओमेगा एक्स, इधर एक्स आई ओमेगा एक्स, वाई आई ओमेगा वाई, जेड आई ओमेगा जेड। इसको डालो समीकरण नंबर, अभी समीकरण डालने की जरूरत ही नहीं है, इसको नोट कीजिए, ठीक है। नोट करो इसको।
इसमें ये ब्रैकेट ओपन करना है, ओपन कीजिए, क्या आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे एक्स घटक को सॉल्व किया, ऐसे वाई को करेंगे हम, और ऐसे ही जेड को करेंगे। ठीक है, तो जड़त्व नियतांक में जो हमने बताया आपको, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि रेखीय गति में जो कार्य द्रव्यमान के रूप में किसके द्वारा किया जाता है, जड़त्व के द्वारा। और न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़त्व का ही नियम है। फिर से बता रहा हूँ कि न्यूटन को रेखीय गति में जो कार्य द्रव्यमान के रूप में जड़त्व के द्वारा किया जाता है, वही कार्य घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण के द्वारा क्या किया जाता है। अब काम क्या होता है, जड़त्व का काम क्या होता है, जड़त्व का काम होता है अवस्था वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करना। सेम यही काम जड़त्व आघूर्ण भी करता है, अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। जड़त्व आघूर्ण का जो मान होता है वो घूर्णन अक्ष के चारों ओर, जो घूर्णन अक्ष होती है उसके चारों ओर उसके द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। ठीक है, और मेन हेडिंग जड़त्व नियतांक क्या है, जड़त्व नियतांक जड़त्व आघूर्ण के भौतिक मान को क्या कहते हैं, जड़त्वीय नियतांक कहते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, अभी आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा सामने। 9 जड़त्वीय नियतांक होते हैं, कितने होते हैं, 9। ठीक है, कौन कौन से होते हैं उनको हम आगे इस पर स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके।